स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान के अगले कंटेंट पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने संवैधानिक विकास के इतिहास पर चर्चा किया। उसके बाद में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसकी विशेषताएं क्या थी, इस पर हमने चर्चा किया। अब आज हम बात करेंगे कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में वो कौन कौन सी मूल बातों को सम्मिलित किया जाए जिससे भारत का एक सम्मिलित रूप से विकास हो सके। उसमें भारत के जो नागरिक हैं उनके भी कल्याण की बात की जा सके, शासन को सुचारू रूप से लोकतंत्रात्मक तरीके से चलाया जा सके। इन बातों को शामिल किया जाना आवश्यक था भारतीय संविधान में। इस कारण भारतीय संविधान में शामिल सदस्यों ने देश के या विश्व के 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन देशों के संविधान में जो महत्वपूर्ण या अच्छी अच्छी जो बातें थी और जो भारतीय परिस्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में सम्मिलित करने लायक थी, उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसी को हम भारतीय संविधान के स्रोत के नाम से जानते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो भारतीय संविधान के स्रोत पर हम चर्चा करेंगे कि अर्थात भारत के संविधान में किसी किसी देश के संविधान की बातों को शामिल किया गया है। और वैसे तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो जो आधार भारतीय संविधान का बना वो भारत संविधान अधिनियम 1935 के बहुत सारे अनुच्छेद को, आगे हम उस पर बात करेंगे, बहुत सारे हिस्से को या तो उसी स्वरूप में और या तो थोड़ा बदले हुए स्वरूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से देश थे जिन देश के संविधान की वो बातों को हमारे संविधान में या भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो एक एक करके एक बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बोर्ड पर हमने लिख रखा है, इसका एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान के स्रोत में चूंकि हमें एक स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटिश शासन से, 200 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर हावी रहा, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान का ही अध्ययन किए। तो ब्रिटिश संविधान से जो हमने अपने संविधान में बातें ली हैं उसमें पहली चीज देखिएगा, लिखा है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा जो हमारी है उसके प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अर्थात लोकसभा का कोई भी सदस्य, वो चाहे सरकार में शामिल हो या विपक्षी दल का कोई भी सदस्य हो, मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों या किसी विभाग के मंत्रिमंडल का जो मुखिया है उससे उसके कार्य प्रणाली पर प्रश्न पूछ सकता है और ये उसके उत्तरदायित्व है कि वो उसका जवाब दे। और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह भी है कि यदि मंत्रिमंडल
लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है तो सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। तो ये बातें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। दूसरा है विधि का शासन। कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। इसको भी हमने, ये सारी चीजें जब हम संविधान को भाग 1 से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां और भी विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में जब कहा गया ये राज्यों का संघ है तो इस बात को जरूर शामिल किया जाना चाहिए कि भारत में सभी राज्यों को मिला करके भारत बना है। तो भारत की नागरिकता हो, न कि किसी राज्य की नागरिकता हो। यूएसए में जहां ऐसी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अर्थात जो भी कोई होगा वो भारत का नागरिक होगा, राज्यों का नागरिक नहीं होगा। आगे जो लिखा है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति या जो राष्ट्र है उसका जो प्रधान है, मुखिया है, वो राष्ट्रपति है। औपचारिक प्रधान तो है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होंगी? वो मंत्रिमंडल में निहित होंगी। यह बातें भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब चूंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति तो नहीं है, वहां क्राउन के अधीन शासन होता है, लेकिन क्राउन भी औपचारिक प्रधान होता है। वहां भी जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती हैं। तो वैसे ही प्रक्रिया भारत में भी अपनाई गई कि जो राष्ट्र का प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन जो शक्तियां होंगी वो मंत्रिमंडल में निहित होंगी। बाकी एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये बातें भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। लेकिन हम यहाँ स्रोत के रूप में उन मुख्य बातों को ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो ये स्रोत के रूप में पहला देश हुआ ब्रिटेन। अब आगे दूसरे देश पर बात कर ले तो दूसरा देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या चीजें उठाई गई? तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भी डीपीएसपी शामिल किया गया है। अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के बीच में भाग 4 में दूसरे रूप में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य के कर्तव्य भी समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आयरलैंड के संविधान से ली गई है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जो विभिन्न क्षेत्र से होते हैं, साहित्य है, संगीत है, कला है, चिकित्सा है, खेल है, तो इन क्षेत्रों से जो ख्यात प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत करता है और उनकी संख्या 12 होती है। तो ये मनोनयन की शक्ति जो ली गई है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। इसके बाद में अगले देश का नंबर आता है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या खास बातें हमने लिया है अपने संविधान में? तो जो पहला मुख्य बात ली गई है वो है मूल अधिकार। वो बात ली गई है मूल अधिकार, जो विस्तृत रूप से हमारे संविधान में वर्णन इसका किया गया है। और अनुच्छेद संख्या 12 से 15 के बीच इसका वर्णन किया गया है। तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उत्तेजिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए
तो एक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, जो जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो उसका विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, यह भी अमेरिका के संविधान से है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक लिखा है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है? यदि संसद कोई ऐसा विधि बना देता है जो असंवैधानिक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उस पूरे विधि या कानून को अथवा वो असंवैधानिक हिस्से को अमान्य घोषित कर सकती है। उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के नाम से जानते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्र का पद, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात। ध्यान दीजिएगा, आपातकालीन उपबंध तो आगे हम बात करेंगे, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, बीमर संविधान से, लेकिन उसमें 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। तो जो स्पेसिफिक वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की बात की गई है, उसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इतने कंटेंट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगले देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। जो हमारी प्रस्तावना है उसकी भाषा क्या होगी, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची शामिल की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची का जो विषय है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र राज्य संबंध, चूंकि भारत राज्यों का संघ है, तो केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होगा, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, कौन कौन से पावर केंद्र में होंगे, कौन से पावर राज्य में होंगे, ये सारी बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद अगला देश है आपका कनाडा। तो जो कनाडा का संविधान है इसमें संघीय शासन प्रणाली है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला ही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघीय शासन प्रणाली कैसे होगी वो कनाडा के संविधान से हमने लिया है। अब संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, लेकिन केंद्र सशक्त होगा ये पहले ही संविधान में बता दिया गया है, इसलिए सशक्त केंद्र लिख दिया गया है, जो कि कनाडा से दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जैसे हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कुछ ऐसे भी विषय बच गए हैं जो ना तो केंद्र सूची में है ना तो राज्य सूची में, अर्थात तीनों सूचियों से बाहर है। तो ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं शामिल किए गए हैं उनको अवशिष्ट विषय के नाम से जाना जाता है। तो उन अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इस पर चर्चा किया गया है और ये सारी बातें कनाडा के संविधान से दी गई। तो ये महत्वपूर्ण कनाडा के संविधान से हुआ। और यदि आगे देशों के बारे में बात कर ले तो अब आता है जापान का, अर्थात जापान के संविधान से क्या क्या हमने उधार लिया। उधार कहने का मतलब यह है कि कौन कौन सी बात को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो है अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब अनुच्छेद 21 क्या है? ये मूल अधिकार में शामिल एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद 21 में नागरिकों के संदर्भ में बात बताई गई है और वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें मूल अधिकार में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता अर्थात सभी व्यक्तियों को, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि सभी व्यक्तियों को अपने प्राण बचाए रखने का अधिकार है। अब ये ऐसी बात होती तो फिर सैयद और दैहिक स्वतंत्रता है तो फिर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो उसमें लिख दिया गया है, ये जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उस पर और चर्चा करेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन उनको इस अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। अर्थात जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसको या उस स्वतंत्रता को समाप्त किया जाता है या किया जा सकता है किसके द्वारा? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। अर्थात विधि सम्मत प्रक्रिया के आधार पर उसको हम जेल में भी डाल सकते हैं और इवन मौत की सजा भी होती है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ये पर्टिकुलर शब्द है जो अनुच्छेद 21 में है, ये लिया गया है जापान के संविधान से। उसके बाद में बात करें दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हमने वहां से संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। क्योंकि संशोधन आवश्यक होता है समय काल परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय संविधान में जो शामिल बातें हैं उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। तो कैसे परिवर्तन होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और वो जब हम संशोधन प्रक्रिया संविधान पर बात करेंगे तो उसमें कई तरीके से संशोधन है, जिसमें केवल एक साधारण बहुमत से संशोधन है, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन है, तीसरा संशोधन विशेष बहुमत भी होना चाहिए, साथ साथ में जो राज्य विधानमंडल है वो आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की सहमति के द्वारा भी संशोधन होता है। तो संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आगे यदि और देशों पर बात कर ले तो अगला देश है सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। तो यहां से ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हमने स्रोत के रूप में उसी विषय को लिया है यहाँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। तो सोवियत संघ या उसको रूस कह लीजिए, वहां से जो मुख्य विषय है वो है मूल कर्तव्य। अर्थात भारतीय जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य को लिया गया है। अब कहाँ है भाग 4 का जो अनुच्छेद 51 का है उसमें इसको शामिल किया गया। क्योंकि जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, बाद में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, किस संशोधन पर शामिल किया गया, किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, ये सब जब हम मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है वो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से। अगला जो संविधान है हमारा फ्रांस, तो फ्रांस से क्या हमने लिया है, तो वहां के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां राष्ट्र का जो प्रधान है, जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो
चुन करके आता है। दो तरीके से होता है, एक वंशानुगत रूप में जो राष्ट्र का प्रधान है जैसे ब्रिटेन में है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जहां राष्ट्र का प्रधान चुन करके आता है, चुनी हुई प्रक्रिया के तहत आता है। तो ऐसे शासन प्रणाली को हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो भारतीय संविधान में चूंकि गणतंत्रात्मक शासन, हमारा जो देश है वो लोकतंत्र एवं गणतंत्र दोनों है, और वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और कुछ देश के बारे में बात कर लें। जर्मनी का संविधान, तो जर्मनी के संविधान से हमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन हमारा है आपात उपबंध, अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां यदि देश में आ जाए तो आपातकाल घोषित किया जा सके, इस बात को भी शामिल किया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। एक राष्ट्रीय आपात 352 के तहत अनुच्छेद, दूसरा राज्यों में आपात, ये 356 के तहत, और जो तीसरा है वो है वित्तीय आपात। ये अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। तो ये 3 प्रकार के आपात भारतीय संविधान में शामिल हैं, और ये जो आपातकालीन व्यवस्था है, उपबंध है, इसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। और लास्ट में हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जब ये आया तो इसमें एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में, जिसमें 321 अनुच्छेद शामिल थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग था। तो उसका लगभग इस अधिनियम का जो 321 अनुच्छेदों वाला अधिनियम था, उस अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद, अर्थात इसके कुल का लगभग 75%, 70 से 75% हमने अपने संविधान में या तो उसी रूप में शामिल किया है या तो कुछ परिवर्तित स्वरूप में शामिल किया है। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये बहुत बड़ा आधार भारतीय संविधान का साबित हुआ है। तो इसको भी हम स्रोत के रूप में शामिल करते हैं, जिसके लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, अब या तो उसी रूप में या तो कुछ परिवर्तित रूप में। तो ये इतने देश और भारत सरकार अधिनियम को मिला करके हमारे संविधान में जो बातें ली गई हैं, 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन किया गया था, लेकिन उन देशों में ये जो 8 से 9 देश हैं, इन देश के संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें शामिल थी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो यह था भारतीय संविधान के स्रोत, और उसमें शामिल क्या क्या बातें थी, किस किस देश से लिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो परीक्षाएं होती हैं, यहां से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इस पर ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे ही देंगे। तो ये स्रोत संविधान का। आगे अब हम अपने एक और महत्वपूर्ण सेक्शन पर अगले लेक्चर में बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।